अभी हम लोग खड़े हैं गुरुग्राम मिनी सेक्रेटरीट पे, और जहाँ पर मारुति सुजुकी मजदूर संघ के बैनर तले तमाम गुड़गांव मानेसर के इलाके के सैकड़ों मजदूरों ने यहाँ पर एक जोरदार प्रदर्शन किया मारुति आंदोलन के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। और इसी कार्यक्रम में तमाम और तरह के भी साथी मजदूर पक्षधर लोग, तमाम और लोग शामिल थे। आप देखेंगे ये मेरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कॉन्ट्रेक्ट वर्कर्स यूनियन के साथी हैं, और ये लोग भी अपनी पूरी टीम के साथ और पूरी शिद्दत के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हम बातचीत करेंगे साथियों से और समझेंगे कि आप कैसे देखते हैं मारुति आंदोलन के इन 10 सालों का, क्या विश्लेषण करेंगे, इस आंदोलन ने क्या सकारात्मक और नकारात्मक पाया खोया, जो कुछ भी इस तरीके से आप बताना चाहें मजदूर समाचार साथियों को। ये साथी मारुति के आंदोलन के आज 10वीं बरसी पर जिस तरह से एमएस मारुति सुजुकी मजदूर संघ ने इस कार्यक्रम को रखा, ये बहुत ज़रूरी था। और धारा के 10 साल के बाद भी इस आंदोलन को याद करना आज बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ में इस आंदोलन को अगर हम लोग इसका विश्लेषण नहीं करते, इसमें क्या हासिल हो पाया क्या नहीं हो पाया, तो ये एक रस्म अदायगी बन के रह जाएगा। और इस पूरे 10 साल के अंदर कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने हासिल की है कि एक मजदूर को छोड़कर सभी मजदूर बाकी तो रिहा हो गए हैं, जितने उनको हिरासत में ले लिया गया था। इसके अलावा और साथी है जिनका अभी काम के बहाली का मामला वो अभी भी चल रहा है। और इसके अलावा मजदूर आंदोलन के अंदर जो लड़ाई मुख्य शुरू हुई थी जिस चीज़ को लेकर, आज वो लड़ाई अभी भी बनी हुई है कि आज भी यूनियनों के जो उस वक्त हमने यूनियन बनाने की लड़ाई शुरू की थी वो तो हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद एमएसएमएस भी बन गया। लेकिन आज उसके अलावा 22 यूनियनें यहाँ पूरे गुड़गांव के या मानेसर के क्षेत्र में ख़त्म भी हो गई हैं। यानी कि ये आंदोलन एक फैक्ट्री का आंदोलन एक समय के बाद अपनी भूमिका सकारात्मक अदा करके बाद में बाकी मजदूरों लोगों को आगे बढ़ाने में जो असफल रहा है। लेकिन अब आने वाले साथियों को आने वाले समय में साथियों को जो सोचना होगा, सर एमएस का मुद्दा नहीं है, जितनी फैक्ट्री के मजदूर हैं उनको इस पर सोचना चाहिए, एक बात। दूसरा मुद्दा, आज सर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं या कैजुअल वर्कर्स हैं, अप्रेंटिस है, ट्रेनी है, उनको लेकर आज सिर्फ 10% से ज़्यादा परमानेंट वर्कर नहीं है। बाकी 90% सारे जो जितने भी है कैजुअल वर्कर है या नॉन परमानेंट वर्कर है, उनको कैसे लेना है, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। एकता की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कि एकता किस आधार पे होगी? जाने कि आप पता है कि फैक्ट्री का आंदोलन अगर ताकत नहीं हासिल कर पा रहे हैं, तो आपको इसके अलावा आपको सेक्टर का इलाका यूनियन की जरूरत है। जहाँ कि इस मामले में जो यहाँ के फेडरेशन या ट्रेड यूनियन काउंसिल है, वो एकता नहीं डेवलप नहीं कर पाई। लेकिन इतिहास ये गवाह है कि जहाँ पर सेक्टरगत इलाकाई एकता होती है मजदूरों की, वहाँ उस आंदोलन को आगे विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर होंडा का आंदोलन अभी खत्म हुआ, और उसके बाद यहाँ पर ट्रेड यूनियन काउंसिल और सेंट्रल ट्रेड यूनियन या जितनी भी यूनियन थी, उन वर्कर्स को अंदर बहाल करने में नाकामयाब रही, क्योंकि वो आंदोलन पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का था। इसके अलावा अभी जीएनएस का 3 महीने पहले वर्कर आंदोलन लड़ रहे थे, उनको अंदर दे दिया गया, और बाद में झूठा इल्जाम लगाकर 3 वर्कर आज जेल में है। उस पर किसी भी व्यक्ति ने आज कोई बात नहीं रखी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, उस पर नहीं है। ठीक है, मारुति के वर्कर जेल में, उसकी लड़ाई तो लड़ेंगे, लेकिन बाकी जो वर्कर है जेल में, उनकी बात कौन करेगा? और बाकी फैक्ट्रियों के वर्करों को जो भी केस चल रहे हैं, उस पर क्या कोई बात करेगा? ज़रा ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि इन सब सवालों के लिए अगर हम लोग एक व्यापक मंच बनाकर कई सभी मुद्दों को समेट कर नहीं चलेंगे तो दिक्कत होगी। तीसरी बात, जो सबसे पहले आधी बात मैं बोल चुका हूँ कि आज पूरे उत्पादन प्रणाली में जो बदलाव आया है कि मदर कंपनी ने वेंडर कंपनी में मजदूरों को बांटा है, और कंपनियों के अंदर 8-8, 10-10 कैटेगरी के मजदूरों को जब बांट दिया गया है, और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और जो नॉन परमानेंट वर्कर की संख्या कम कर दी है, उसको एकजुट करने के लिए हमें तुरंत वही प्रोग्राम लेना होगा कि सेक्टरगत और इलाका यूनियन के आधार पर हमें आगे बढ़ना होगा। और ऑटोमोबाइल हिंदुस्तान की सबसे बड़ा इंडस्ट्री है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। पूरे इंडिया के प्रोडक्शन का 49% आज ऑटोमोबाइल से जा रहा है, और जीडीपी में सबसे ज़्यादा हिस्सा ऑटोमोबाइल में है। उसके बाद भी मजदूरों को आज 12-12 घंटे काम करने के लिए कहा जा रहा है। चौथी और अंतिम बात, आज मजदूर आंदोलन के अंदर नई चुनौती खड़ी हो गई है। जिस शिकागो के आंदोलन में 8 घंटा काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे आंदोलन लड़ा था, कुछ अधिकार हासिल किए थे, और हिंदुस्तान के मजदूर आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन के वक्त भी जो अधिकार हासिल किए थे, आज सारे उनको ख़त्म किया जा रहा है। यानी कि नए श्रम संहिताओं के तहत आज नए मजदूर जो कानून थे उनको ख़त्म किया जा रहा है, जो हमने कुर्बानियाँ देकर हासिल किए थे, जितने भी थे हासिल किए थे। तो हमारे सामने तुरंत 2 कार्यभार है। एक कार्यभार है कि जिस श्रम कानूनों की लड़ाई को हमें तुरंत लड़ना होगा, जो हमारे कुर्बानियाँ देकर हासिल किए थे। दूसरी, पूरे अभी मजदूरों के अंदर जो एकता व्यापक या वर्गीय एकता नहीं बनी है, उसके लिए हमें सेक्टरगत और इलाकाई यूनियन बनानी ही होगी। लास्ट और अंतिम बात,
सिर्फ ये लड़ाई अगर पूंजीवाद दायरे के अंदर लड़ी जाएगी तो इसे हम लोग कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुद्रास्फीति और महंगाई बढ़ने के बावजूद हम बार बार लड़ाई नहीं लड़ रहेंगे। तो हमारी लड़ाई का सिर्फ वेतन भत्ते या तक नहीं होनी चाहिए। इस लड़ाई को तो पूरी पूंजीवादी व्यवस्था को बदलकर समाजवाद लड़ाई के साथ जोड़ने की बहुत ज़रूरत है। इसको जोड़ना होगा। जैसे क्रांतिकारियों ने हमारे कहा था कि अंग्रेज चले जाएंगे तो उसके बाद अगर भारत में पूंजीवाद आएगा तो मजदूरों का शोषण जारी रहेगा। इसलिए समाजवाद आज मजदूर आंदोलन के अंदर विचारधारा को हमें सचेतन तौर पर ले जाना होगा। ये विचारधारा अपने आप पैदा नहीं होती। ये बात लेनिन जो मजदूर आंदोलन के बड़े नेता थे उसी क्रांति के, ये बात उन्होंने कही थी। आज लगता है मजदूरों को उस बात को फिर सोचना होगा और लेनिन की वही किताब को दोबारा पढ़ना होगा कि क्या करें।